एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर डीएनए को बनाते हैं। डीएनए बेसिकली आप बोल सकते हैं तीन टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, बेस पेयर, जिसमें आपके प्यूरिन और पायरामिडीन बेस पेयर्स आते हैं। सेकेंड, फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड आपका आता है राइबोस शुगर, जो आपकी क्या है, पेंटोस शुगर है। देन हमने देखा था कि कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, मींस यही वो आपका मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और जिसकी वजह से जो हमारे पेरेंट्स में जो ट्रेट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, है ना। तो अब हम लोगों ने जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या है? अगर हमें पेरेंट्स से कोई भी ट्रेट्स हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब जो पेरेंट्स का डीएनए है वो क्या हो रहा है, आपका रेप्लिकेट हो रहा है, उसमें रेप्लिकेशन हो रहा है। एक डीएनए से आपके फर्दर डीएनए बन रहे हैं और वही डीएनए हम में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो वही चीज़ हमने आज देखनी है इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या रीज़न है, क्या नीड है डीएनए रेप्लिकेशन की इन ह्यूमन बॉडी या किसी भी स्पीसीज़ में। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है, इसी को हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बोलते हैं, देखो अगर ये एक सेल है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ह्यूमन का हम देखें कि कहाँ से आपका एक ह्यूमन बनता है, तो उसमें क्या बोलते हैं हम, दो आपकी सेल्स होती हैं। ये आपकी क्या है, ओवम है, ठीक है, जो फीमेल एग सेल है, और ये है आपका स्पर्म, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म क्या करता है आपका, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तब जाके क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। इस तरीके से जाइगोट आपका फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब ओवम और स्पर्म दोनों सेल थे, इससे जाइगोट बना। लेकिन ये जाइगोट ऐसा ही तो नहीं रहता, धीरे धीरे क्या होता है, इसमें सेल डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। एक सेल है, जैसे आपकी ये 2 सेल स्टेज है, देखो ये कौन सी स्टेज है, 2 सेल स्टेज, ठीक है। 2 सेल स्टेज से कौन सी सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी, जिसमें आपके ये अगर न्यूक्लियस है, इसमें आपकी क्या आ जाएंगी, 4 सेल स्टेज आ गई। इस तरीके से आपका डिवाइड होते होते मॉर्यूला स्टेज आएगी, मॉर्यूला से आपकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी, और फाइनली आपका एम्ब्रायो बनेगा, फिर आपका फीटस बनेगा, और तब जाके एक ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, पूरी तरह से आप बोलते हैं फॉर्मेशन होती है। तो इट मीन्स सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 सेल थी और इन्हीं सेल से मिलके जाइगोट बना था, और फिर जाइगोट से मिलके फर्दर डिवीज़न होके आपका एक ह्यूमन बॉडी तैयार हुई थी। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, सेल डिवीज़न ज़रूरी है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं हम, देखो अगर ये एक सेल है, ठीक है, अब हम सिंपली एक सेल को लेके चल रहे हैं। अगर ये सेल है और इसके अंदर क्या होगा, सेल के अंदर ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा आपका, इस तरीके से डीएनए रहेगा, ठीक है। तो अगर इस सेल से सेल डिवाइड होने का मतलब क्या है, ये सेल कितनी सेल बनाएगी, अगर माइटोसिस होती है या मियोसिस भी होती है तो एक से कितनी सेल बनेंगी, माइटोसिस के केस में 2 सेल्स बनेंगी। तो ये एक सेल से 2 सेल बन रही हैं, तो इसका मतलब सेल्स तो बन गई, लेकिन इसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल का क्या, डीएनए तो एक ही है। पहली वाली जो पेरेंट सेल थी, इसको आप क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल, ठीक है। ये आपकी कौन सी सेल है, पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल के अंदर एक डीएनए है। तो ये जो बाद में आपको दिख रही हैं, ये क्या है, आपकी डॉटर सेल, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे आप, डॉटर सेल। तो ये डॉटर सेल को कितना डीएनए चाहिए होगा, देखो एक डीएनए इसे चाहिए होगा, एक सेट ऑफ डीएनए इसे चाहिए होगा, और एक सेट डीएनए का किसे चाहिए होगा, इसे चाहिए होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर होता है कि एक सेल से अगर 2 सेल आपको बनानी है तो आपको डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा। तो यही डीएनए के डुप्लीकेशन की प्रोसेस को, यानी कि एक डीएनए से जो 2 डीएनए बन रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ज़रूरत क्यों पड़ी, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सेल्स को डिवाइड होना है, अगर ये सेल्स को डिवाइड होना है तो इसके अंदर के न्यूक्लियर मटेरियल को भी डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी सेल को अपना न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए होगा। फिर फर्दर अगर मैं बात करती हूँ, अगर ये मियोसिस है तो मियोसिस के आप स्टेज की बात करते हैं, फर्दर इनका भी डिवीज़न होगा, एक से फिर 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे, है ना। और सेम वे अभी भी क्या है, ये एक डीएनए है, दोनों को एक डीएनए चाहिए होगा अपना, तो डीएनए यहाँ पे भी डुप्लीकेट होगा
और यहाँ पे भी डुप्लीकेट होगा। सेम वे इसको भी डीएनए चाहिए होगा और इसको भी डीएनए चाहिए होगा। तो इस तरीके से देखो, एक सेल से डॉटर सेल बनी, डॉटर सेल से फर्दर डॉटर सेल बनी। तो यही, अब ये देखो ऐसा नहीं कि ये डॉटर सेल रहेंगी। अब जब ये दोबारा इनका सेल डिवीजन होगा तो अब इसे क्या बोलोगे आप, पेरेंट सेल, क्योंकि ये डिवाइड होके क्या बनाएंगी, डॉटर सेल। तो सिंपल सी बात है, अगर सेल्स को डिवाइड होना है, और सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो सेल्स को डिवाइड होना है तो उसके अंदर के न्यूक्लियर मटीरियल को भी डिवाइड होना पड़ेगा, और ये न्यूक्लियर मटीरियल जो डिवाइड हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल या डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, आपकी डीएनए रेप्लिकेशन इज ए प्रोसेस वेयर पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। ठीक है, पेरेंट से क्या बनता है आपका, पेरेंट डीएनए से, सॉरी क्योंकि सेल तो आप पूरे को ही ले लेंगे, तो पेरेंट जो डीएनए है डिवाइड होता है इनटू डॉटर डीएनए। तो यहीं से हम देखते हैं, प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए का एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है आपका एक डीएनए। ठीक है, ये आपका डीएनए है जिसको आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा डीएनए होगा, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट है, इसी का आपका क्या होना है, रेप्लिकेशन होना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इसे पहले शॉर्ट में समझते हैं फिर डिटेल में जाएंगे। पहले क्या होगा, ये जो डीएनए, पेरेंट डीएनए है, ये अनवाइंड होगा। अनवाइंड मतलब ओपन होना। ये जो आपको डीएनए दिख रहा है ये क्या है, हेलिक स्ट्रक्चर है। एक आपका ये स्ट्रैंड रहा, दूसरा इसके ऊपर क्या है आपका, दूसरा स्ट्रैंड राइट हैंडेड फैशन में क्या है आपका, पूरी तरह से फोल्डेड है। तो ये जो पहला हमारा काम होगा वो क्या होगा, अनवाइंडिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनवाइंडिंग। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगी, अनवाइंडिंग होगी। तो देखें कैसे अनवाइंडिंग होगी। ये देखिए खुल गया डीएनए। ये पूरा डीएनए क्या था, डबल हेलिक्स में क्या था, पैक्ड था। इसकी अनवाइंडिंग हुई तो क्या हुआ, देखो यहाँ से ये ओपन हो गया है। एक स्ट्रैंड ये अलग दिख रहा है, एक स्ट्रैंड ये अलग दिख रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है, ये जो दो स्ट्रैंड बने हुए हैं, अब क्या होगा, देखो डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे। इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ बन जाएगा, इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ बनेगा। ये देखो ये एक डीएनए था, इसके साथ इस तरीके से इसे थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको इसकी बॉन्डिंग दिखेगी आसानी से। ये है आपका एक डीएनए बना, और सेम इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री हमें बनाना है डीएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना ये डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए देखो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री बनाना कैसे बना होगा, कैसे बना होगा ये देखो। पहले ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैक क्या है, पेरेंट है, जो पहले से था, इसको बोलेंगे आप पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, पेरेंट स्ट्रैंड है। और जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, डॉटर है, जो बाद में बना है। ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, डॉटर स्ट्रैंड है। अब देखो क्या होगा, पेरेंट स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड को अगर मैं इसे ओपन करके देखूं, अभी क्योंकि ये इस तरह से जॉइंट है ना, इसे ओपन करके देख लेते हैं। हेलिक्स नहीं बना है, अगर मैं इसे एक को ओपन कर रही हूँ तो इसी को हम इस तरीके से कर लेते हैं। ये वाले को हम ओपन करके देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओपन करो, चलो। एक आपका ब्लैक कलर का आ जाएगा स्ट्रैंड, सीधा कर दिया, देखो इसे हेलिक्स को मैंने ओपन कर दिया है। और दूसरा आपका क्या है, ये हो गया आपका डॉटर। तो ये है आपका पेरेंट स्ट्रैंड एंड दिस वन इज योर डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब देखो इसमें होता क्या है, ये स्ट्रैंड कैसे बनते हैं। पेरेंट स्ट्रैंड जो आपको दिख रहा है, देखो पेरेंट जो स्ट्रैंड होगा उसमें आपका कोई भी बेस पेयर होगा। ठीक है, बेस पेयर में मैंने पहले ही बोला था दो टाइप के बेस पेयर होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन, दो देखे थे। प्यूरिन के अंदर कौन कौन सा आता था और पायरीमिडीन के अंदर कौन कौन से आते थे। प्यूरिन के अंदर कौन सा आता था, एडेनिन एंड ग्वानिन, और जो पायरीमिडीन है उसके अंदर क्या आता था आपका, थायमीन, साइटोसिन
एंड यूरेसिल इन केस ऑफ, यूरेसिल किस केस में आता था, आरएनए के केस में। बिकॉज डीएनए पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। बट पता होना चाहिए कि यूरेसिल भी होता है। तो यानी कि इसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि ए हमेशा किसके साथ बेस पेयर करता है। यहाँ पे हम लोग इसे कहीं देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर पता लग जाए। ये ए जो है हमेशा किसके साथ बेस पेयरिंग करता है, आपका टी के साथ। ए और टी की आपस में बेस पेयरिंग होती है, प्यूरिन का ए और पायरिमिडीन का टी। और जबकि आप देखेंगे जो जी है वो किसके साथ बेस पेयर करता है, सी के साथ करता है। और हमेशा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने वाली वो ये है, ए और टी की जब बेस पेयरिंग होती है, ए जब टी के साथ मिलता है तो हमेशा कितने बॉन्ड से मिलता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जब पेयरिंग होती है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड यूज़ होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यूज़ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी आगे आपके काम आने वाला है, ध्यान रखेंगे। ए और टी जब भी आपस में मिलेंगे, चाहे ए टी हो चाहे आपका टी ए हो, बात एक ही है। तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी हमेशा क्या होगी, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जी सी हो चाहे आपका सी जी हो, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये चीज़ यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आते हैं यहीं पे, ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड था, ये डॉटर स्ट्रैंड था। पेरेंट कौन सा होगा, जो पहले से आपको एक जो आपका पहला डीएनए था, जो पेरेंट डीएनए था उससे आपको मिला है ये। तो देखो इसमें पहले से बेस पेयर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। पेरेंट स्ट्रैंड तो पहले से था, बना नया कौन सा है, डॉटर स्ट्रैंड बना है। तो पेरेंट स्ट्रैंड के पहले बेस पेयर लिख लेते हैं। मान लीजिए ये एज्यूम कर रहे हैं हम कि कौन कौन से बेस पेयर होंगे। लाइक ये आपका ए आ गया, सी पॉसिबल, जी टी अगेन ए, ठीक है, जी, ये है मान लीजिए बेस पेयर। क्योंकि आपको पता है डीएनए में मैंने बताया था, जब डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा था तो उसमें 3 चीज़ें थी। क्या थी, फॉस्फेट ग्रुप था, ये बेस पेयर थे, और राइबोज शुगर थी, यही था। फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर बैकबोन बनाते थे और इंटरनली जो बॉन्डिंग करते थे वो कौन थे आपके, यही तो थे बेस पेयर्स। आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपके क्या है, ये पहले से हमारा स्ट्रैंड था। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनना है। देखो डॉटर डीएनए अब तैयार होगा, ये रेड वाला जो दिख रहा है ये डॉटर डीएनए अब तैयार होना है। तो बनाते हैं डॉटर डीएनए, देखो कैसे बनेगा डॉटर डीएनए, कैसे बनेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अभी हमने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा क्या होता है, टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी। सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जी, तो यहाँ क्या आएगा, जी। जी का कॉम्प्लीमेंट्री अगेन सी। टी का कॉम्प्लीमेंट्री, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए और टी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री अगेन टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो इस तरीके से देखो हो गई बेस पेयरिंग, बहुत सिंपल है। बेस पेयर आए, बस ध्यान में क्या रखना है, ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, क्या बोला था, ए और टी के बीच में हमेशा क्या होते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे नो डाउट, लेकिन कौन से होंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि सी और जी के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन कैसी होगी, ट्रिपल होगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए, डबल बॉन्डिंग। और इस तरीके से देखो तो आपका एक स्ट्रैंड जो हुआ, क्या डीएनए के 2 स्ट्रैंड बने, ओपन हुआ, दोनों स्ट्रैंड पहले से तैयार थे, जो ब्लैक कलर से शो किया हुआ है, दोनों स्ट्रैंड तैयार थे, बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें देना था। आपको पता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, सी का जी होता है, जी का अगेन सी होता है। तो इस तरीके से ये डॉटर डीएनए आपका तैयार हो गया, हुआ। लेकिन अब बात ये आती है कि ये हुआ कैसे, इतना आसान दिख रहा है आपको कि ये इस तरीके से हो रहा है, बट ये हो कैसे रहा है, कहाँ से आ रहे हैं ये बेस पेयर, कोई तो लेके आ रहा होगा इन बेस पेयर्स को। तो एक और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, यहीं पे देखो इस तरीके से ये आपका है, अगर ये फॉस्फेट है, इस तरीके से बना लेते हैं इसे, ठीक है। ये देखो ये फॉस्फेट की बैकबोन है, डीएनए का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, उसमें मैंने राइबोज शुगर मेंशन नहीं की हुई है क्योंकि अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे देखो एडिनिन है, इसी को बना रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉस्फेट की बैकबोन है, ए आ गया, दूसरा बेस पेयर ले लो कोई सा भी, साइटोसिन ले लिया, यहाँ पे हमने ग्वानिन ले लिया, ठीक है। एक को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पे आने के लिए वेट कर रहा है, देखो कैसे होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हुआ, तो देखो कैसे आपकी बेस पेयरिंग होगी, इसको जरा देखते हैं। ये आपका था,
अगर यहाँ पे ये जो आपकी मैं नीचे वाला ये डॉटर स्ट्रैंड है, इसको ध्यान रखना, ये मैं डॉटर स्ट्रैंड बना के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बेस पेयरिंग होती है। देखो ATG मान लो पहले से आए हुए हैं, लेकिन ये आए कहाँ से हैं, कैसे आए हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो मान लो इतना सा स्ट्रैंड तैयार हो चुका था, ACG आ चुके थे, ठीक है, A आ चुका, C आ चुका, G। और इससे बेटर ये है कि अगर इसी डायग्राम को हम समझ रहे हैं तो इन्हीं बेस पेयर्स को लिख लेते हैं। क्या है बेस पेयर, देखो TGC है ना, तो मैं इसे ठीक है चेंज कर देती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। ये लो TCG, ठीक है, G यहाँ पे आएगा ना, G and C, तो ये आ चुके हैं, ठीक है। अब किसकी बारी है बताओ, T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। अब A कैसे आएगा, तो देखो कैसे आते हैं। जो A है यानी कि जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा क्या करेगा, इस तरीके से आएगा, देखो अपने साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप को लेके आएगा इस तरीके से। देखो 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं ये आपके PPP, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप को लेके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आएगा तो क्या होगा, देखो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो ये एडेनिन है ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। देखो एक तो फॉस्फेट ग्रुप हुआ, ठीक है, और एक आ गया ये एडेनिन, ठीक है। P और A यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ एडेनिन जुड़ चुका है और 2 फॉस्फेट क्या होंगे आपके इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट्स। तो इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। जब भी कोई भी आपका न्यूक्लियर आपका क्या है, इसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, ये क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड, आपका क्या है ट्राईफॉस्फेट है। 3 फॉस्फेट के साथ आपका एक क्या आ रहा है, बेस पेयर आ रहा है। तो जब 3 के साथ आएगा तो एक तो यहाँ पे हेल्प कर देगा इसकी, एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ तो ये जुड़ गया, बाकी के 2 फॉस्फेट ग्रुप कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जो कि एनर्जी फॉर्म में फर्दर यूज हो जाएंगे। और इस पूरी प्रोसेस के लिए ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये प्रोसेस यहाँ पे एक एंजाइम हमारा काम करता है। इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये वो एंजाइम है, इस तरीके से अपनी पोजीशन पे जुड़ जाता है, जिसको आप बोलते हैं DNA पॉलीमरेज। इस एंजाइम की ज़रूरत होती है इस काम को, ये ATP डिपेंडेंट एंजाइम है, ATP की प्रेजेंस में ही काम करता है। तो होता कैसे है, ATP डिपेंडेंट हाइड्रोलिसिस होती है। तो क्या होता है, देखो जैसे ये है, अब बात करो, देखो यहाँ एडेनिन है, एडेनिन आ गया, अब किसकी बारी है, T की, थायमीन की बारी है। तो अब क्या होगा, थायमीन आएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं इसे, देखो अब थायमीन आएगा, कैसे आएगा, अपने साथ किन को लेके आएगा, इस तरीके से, देखो किसको लेके आएगा, 3 फॉस्फेट को लेके आएगा। इस तरीके से 3 फॉस्फेट के साथ अपना आ रहा है घूमता हुआ, देखो आया, पहुंचा। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ, यहाँ पे देखो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये T आपका क्या है, इस तरीके से जुड़ गया, दिख रहा है। एक फॉस्फेट के साथ क्या हुआ, ये T आपका अटैच हो गया। बाकी के 2 फॉस्फेट कहाँ जाएंगे, ये दोनों तो यूटिलाइज हो गए, देखो इन दोनों का तो यूज हो गया। अब बाकी के 2 कहाँ निकलेंगे आपके, बाहर, रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे, जिसे आप बोलेंगे पायरोफॉस्फेट। और ये फर्दर बॉडी की एनर्जिक रिएक्शंस में आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ये पूरी प्रोसेस जो हुई वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई, DNA पॉलीमरेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम डिटेल में ये तो आपका DNA पॉलीमरेज आपको समझ में आ गया किस फॉर्म में आपका आता है, कैसे वर्क करता है। अब फटाफट से हम पूरे एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं पूरी रिएक्शन में उन्हें ज़रा देख लेते हैं। वापस से वही स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये आपका DNA है। अब मैं थोड़ा सा इसे इन्वर्टेड पोजीशन में बना रही हूँ ताकि समझने में हमें आसानी हो, ठीक है। ये है हमारा DNA, ये लीजिए ओपन DNA है, ठीक है। DNA को क्या किया हुआ है, जो DNA पूरी तरह से हेलिक बेस में रहता है उसे एक साइड से ओपन किया है। और ओपन कर किसकी वजह से, अब आ जाओ एंजाइम्स में, एक एक करके हम सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे जो पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। 1 बाय 1 उसे यहाँ पे हम लिखते भी रहेंगे। देखो सबसे पहला एंजाइम आ चुका है, कौन है वो, हेलिकेज, ठीक है। ये आया सबसे पहला एंजाइम, क्या करेगा हेलिकेज। DNA का अगर मैं
इसी के ऊपर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। पूरा जब भी आप डिफाइन करें आपको क्लियरली इसे दिखाई देना चाहिए कि किस तरीके से था। पहले कैसा था डीएनए, ऐसा था। ये थोड़ा बहुत इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिगड़ा हुआ है, बट आप देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। ये है आपका डीएनए, ठीक है। अब डीएनए को ओपन करना है। ये जो आपका पूरा थ्रेड की तरह आपका क्या है, पूरी तरह से आपका एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ है, इसे हमें ओपन करना है जस्ट। तो इसको ओपन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, हेलिकेज। देखो हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज इस तरीके से यहाँ पे आप उसे दिखा सकते हैं या जिस भी फॉर्म में आपको दिखाना है, ये है आपका हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, जस्ट इसे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जो आपका पूरा स्ट्रैंड आपका हेलिक स्ट्रक्चर था, हेलिक स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 नेम देते रहेंगे, नेमिंग भी साथ में करेंगे, हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम का क्या काम था, डीएनए की अनबाइंडिंग, ठीक है। हेलिकेज का काम क्या है आपका, डीएनए की अनबाइंडिंग। डीएनए को क्या करना है, अनबाइंड करना है, तो हेलिकेज का काम आया। तो एक काम करें, यहीं पे इसके हम फंक्शंस भी लिखते हैं। तो हेलिकेज ने क्या किया, अनवाइंडिंग, ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए किसका काम है, हेलिकेज का, ठीक है। सारे आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो हेलिकेज ने तो क्या किया, डीएनए को ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए, जब भी ये हेलिकेज डीएनए को क्या करता है, ओपन करता है, तो इसके बैक साइड में जो आपको दिख रहा है ना, जो ओपन एंड, ये तो आपका क्या हुआ, ओपन हो चुका है। जो पीछे की साइड में आपको ये डीएनए दिख रहा है, डीएनए में क्या होते हैं आपके नॉट्स पड़ने, प्रेशर पड़ता है पीछे की ओर, ठीक है। इस डायरेक्शन में जब यहाँ से ये ओपन होता चला जाएगा तो पीछे की साइड क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये आपको डीएनए दिख रहा है, ये क्या होता है, इसमें आपके नॉट्स पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस पड़ जाता है। और इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, ताकि ये स्ट्रेस यहाँ पे ना पड़े, इसके लिए हमारे पास एक और एंजाइम्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। उस एंजाइम को देख लेते हैं। इस तरीके से देखो, ये वो एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए गायरेज, ठीक है। डीएनए गायरेज आपका एंजाइम है। डीएनए गायरेज बेसिकली करने वाला क्या है, ये आपका टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज एंजाइम है। इसका काम क्या होता है, जब डीएनए अनवाइंड हो रहा है यानी कि ओपन हो रहा है, तो इसके बैक साइड में स्ट्रेस पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉट्स बन जाते हैं। तो उसको रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको बचा के रखने के लिए, ताकि पीछे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे स्ट्रेस ना पड़े, वहाँ पे क्या है आपका डीएनए गायरेज एंजाइम है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब रेप्लिकेशन होना है। देखो डीएनए को जब भी आप ओपन करते हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर मैं इस स्ट्रैंड को, ये दोनों, इस डीएनए को मैं ओपन करके देखूं तो ये एक स्ट्रैंड ये होगा और एक स्ट्रैंड ये होगा। ये हमने पढ़ा है। पहला स्ट्रैंड हमेशा क्या होगा, अगर एक स्ट्रैंड 5' to 3' है तो दूसरा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, 5' to 3'। हमने बोला था कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो ये वाला स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में जाएगा, अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये, और 5' 3' एंड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। जो 3' एंड होता है वहाँ पे कौन सा आपका ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, फ्री OH ग्रुप। और 5' एंड में कौन सा ग्रुप होता है आपका, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। यही आपको बताया था। तो देखते हैं अब क्या होगा। देखो ये आपका पहला स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाला आपका पहला स्ट्रैंड है। ये देखो इस तरीके से आया है यहाँ से, ये है आपका, ठीक है। तो ये देखो कौन कौन सा डायरेक्शन में, ये आपका अगर स्ट्रैंड मैंने ओपन किया हुआ है, ये है 5' इस तरीके से जा रहा है। देखो इसे, देखो कैसे जा रहा है। तो ये इसका क्या एंड होगा आपका, 3' एंड होगा। अब इस वाले को देखो, अगर ये इसका 3' एंड है तो ये इसका क्या होगा, 5' एंड होगा। क्लियर कट पता लगता है। यानी कि अगर इस वाले को आप ओपन करके देख लो, यहाँ पे लिख लो 5' to 3' और ये होगा 3' to 5' है। तो दो स्ट्रैंड आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है।
5' to जो आपका ये वाला है 5' to 3' वाला जो आपका स्ट्रैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं? अब आ जाते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जबकि ये नीचे वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आने चाहिए कि जब भी आप डीएनए को ओपन करते हैं तो दो स्ट्रैंड आपको मिलते हैं। एक आपका होगा जो 5' to 3' रन कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और एक ऐसा होगा जो इस डायरेक्शन में रन कर रहा होगा। 3' 5' है ना, तो ये आपका क्या है? दो स्ट्रैंड आपको मिल रहे हैं। अभी आप समझेंगे कि दोनों स्ट्रैंड्स का क्या डिफरेंस है। तो देखो ये स्ट्रक्चर ओपन हो गया। अब क्या होगा? सबसे पहले आपका, अब आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने एंजाइम देखो मेंशन नहीं किया। सेकेंड एंजाइम क्या है जो यूज हुआ अभी तक हमारा? डीएनए गायरेज, ठीक है। डीएनए गायरेज एंजाइम का क्या काम था आपका? क्या था? टू रिमूव स्ट्रेन, ठीक है। जो भी स्ट्रेन पड़ रहा है आपका, उसे क्या करना है? इसने रिमूव किया। आपका बेसिकली जो सुपर कॉइलिंग हो रही है उसे ये क्या करेगा? रिलीव करेगा। तो ये दो स्ट्रैंड आपके पास है। हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होगा। अब आपका एक एंजाइम आएगा जो कि है आपका इस तरीके से, देखो दोनों स्ट्रैंड में आएगा ये एंजाइम, ठीक है। ये आपके स्ट्रैंड में ये एंजाइम आ चुका है। अब कौन से एंजाइम का नंबर आया? ये एंजाइम कौन सा है आपका? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये कब आता है आपका? जब इससे भी पहले आपका क्या आता है? एक एंजाइम यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आप बोलेंगे, इस स्ट्रैंड के पास पे एक एंजाइम आया इस तरीके से। ये कौन सा एंजाइम है? प्राइमेज एंजाइम है, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम का क्या काम होता है? ये छोटा सा, देखो डीएनए पॉलीमरेज की एक खासियत होती है। डीएनए पॉलीमरेज, हाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज, हाँ इसका जो दूसरा वाला है इसके बेस पेयरिंग करवा देगा, लेकिन उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है। वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन देता है? प्राइमेज। प्राइमेज यहाँ पे आएगा। प्राइमेज के आने की वजह से एक आपका छोटा सा आपका आरएनए पॉलीमर, इसको बोलते हैं हम, जो यहाँ पे आ चुका है इसे बोलते हैं हम प्राइमर। ये आपका फॉर्म हो जाएगा। ये आपका प्राइमर आ गया, देखो, ठीक है। ये प्राइमर आया। ये प्राइमर का क्या होगा आपका? ये वाला एंड क्या होगा? हमेशा ध्यान रखेंगे ये वाला एंड कौन सा होगा? 5' एंड होगा, और ये वाला एंड क्या होगा? 3' एंड। तो ये आपका जो प्राइमेज एंजाइम था उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे एक प्राइमर आ गया। अब इसे यहाँ से मैं हटा दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना लगे ये, ठीक है। इस एंजाइम की वजह से क्या हुआ था? ये आया, देखो छोटा सा आपका स्ट्रैंड आ चुका है, ठीक है, प्राइमर आ चुका है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आसानी से ये 3, और डीएनए पॉलीमरेज की एक और यहाँ पे कंडीशन होती है कि वो हमेशा जो आपके बेस पेयर होते हैं वो 3' एंड को देता है, 5' एंड को नहीं देता है, ठीक है। देखो ये स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में जा रहा था? ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसको थोड़ा डीपली आप पढ़िएगा। तो ये क्या है? देखो जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। ये डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं फिर नीचे वाले को देखेंगे। तो ये डायरेक्शन देखो कैसे आएगा। तो पहला जो प्राइमर आया, कौन लेके आया प्राइमर को? प्राइमेज एंजाइम लेके आया। तो थर्ड एंजाइम आप मेंशन कर दीजिए जो यूज हुआ है आपका, वो कौन सा है? प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम का काम क्या था? इसने क्या किया? फॉर्म इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। और प्राइमर क्या है? केवल एक आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस है। तो ये मिल गया आपको प्राइमर। तो देखो प्राइमर में आप सिंपली ये देख रहे हो कि अगर ये 5' to 3' है तो ये जो नीचे स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? 5' यहाँ होगा और 3' यहाँ होगा। तो प्राइमर भी देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, 5' एंड ये है और 3' एंड ये है। अब डीएनए जो पॉलीमरेज की स्पेसिफिक आपकी वो होती है रिक्वायरमेंट, वो क्या होती है? वो हमेशा बेस पेयरिंग कौन से एंड को देती है? जो भी बेस पेयर है वो 3' एंड को देते हैं। तो आसानी से देगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? स्टार्टिंग करेगा बेस पेयरिंग करने की। तो देखो इस तरीके से आपके बेस पेयर बनते चले जाएंगे। ये आया बेस पेयर,
दिस वे आपका क्या होगा, बेस पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि एक स्ट्रैंड ऊपर था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नीचे आ गया। प्रॉब्लम कोई इसलिए नहीं आई क्योंकि जो ये प्राइमर था, प्राइमर हमेशा क्या दे रहा था, 3' एंड दे रहा था। तो डीएनए पॉलीमरेज की साइज में देखो क्या है, 3' एंड दिख रहा है खुला हुआ। तो हमेशा ये भी हमने बोला कि पॉलीमरेज जो होता है वो केवल 3' एंड में ही क्या देता है, ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहे हैं, मान लो ये है ए, ये मैं रैंडमली लिख रही हूँ GCT, ठीक है। तो ये जो आपके जितने भी आपके ये बेस पेयर्स हैं वो कौन से एंड को देगा, 3' एंड को देगा। तो आसानी से बन गया। अब वहीं दूसरी ओर आ जाओ, ये वाला स्ट्रैंड देखो, ये क्या है, 3' to 5', किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा उसे हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन से ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये 5' to 3' है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो कैसा होगा, 3' to 5' है, यही होगा, ठीक है। अब प्राइमर आएगा, देखो इसको आप एक बार एज्यूम करना क्या होगा, ठीक है। मान लो प्राइमर आया, ये एंड मैंने केवल समझाने के लिए आपके थे। तो ये देखो प्राइमर आया, ठीक है, यहाँ पे मान लो बाइंड हुआ प्राइमर। तो प्राइमर का ये वाला एंड कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा एंड है, 3' एंड होगा। और ये वाला कौन सा होगा, 5' एंड होगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो प्राइमर का ये वाला एंड कौन सा था, 5' क्योंकि 3' यहाँ है तो नीचे वाला क्या होगा, 5' होगा, ठीक है। और ये 5' है तो ये वाला एंड क्या होगा, 3' होगा। तो वैसे इस वाले में देखो, अगर ये वाला 5' है तो ऊपर वाला जो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री वो कौन सा एंड होगा, 3' होगा। अभी बताया था ना एंटी पैरेलल होते हैं, तो ये बना, ठीक है। आरएनए प्राइमर जैसे ऊपर में आया था नीचे भी आया। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज की हमने पहले से ही बोला है कि इसकी क्या आपकी एक रिक्वायरमेंट है, ये हमेशा कहाँ पे देता है, बेस पेयर किसे देता है, 3' एंड को। अब तुम इस वाले स्ट्रक्चर में देखो क्या, और देखो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर वाला स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये भी बात क्लियर है, एंटी पैरेलल बनेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, 3' डायरेक्शन को ही दे सकता है, लेकिन आप देखो कि ये जो आपका नीचे वाला स्ट्रैंड रन कर रहा है वो इस डायरेक्शन में रन कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज कुछ ऐड करेगा तो वो 5' डायरेक्शन में ही मैं करना चाहिए उससे, लेकिन होगा क्या कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी तो आदत है 3' एंड को देने की। तो इस वजह से ये वाले स्ट्रैंड में एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। होगा क्या, देखो 3' एंड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये एक आरएनए प्राइमर है, वैसे ही एक और आरएनए प्राइमर आएगा, उसका भी सेम यही एंड होगा, ये 3' एंड होगा, ये 5' एंड होगा, है ना। और क्या होगा, अब जाके डीएनए पॉलीमरेज को अब ये 3' एंड मिल चुका है और ये क्या करेगा, इसके बीच में देखो बेस पेयर्स डाल देगा, इसके बीच में आपके इस तरीके से बेस पेयर्स आ जाएंगे। तो सिंपल सा आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये वाला जो स्ट्रैंड है इसमें जब प्राइमर आता है तो 3' एंड आरएनए पॉलीमरेज की साइड में होता है, देखो बिल्कुल सामने है, इसी के डायरेक्शन में है ना 3' एंड, तो आसानी से आपके बेस पेयर जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस वाले में देखो जब प्राइमर आता है तो कौन सा एंड होता है, 5' एंड इसकी साइड होता है, और 5' एंड में कभी भी डीएनए पॉलीमरेज बेस पेयर्स को ऐड नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा काम बन जाता है, यहाँ पे एक आपके पास ये आ जाती है ये वाली लैगिंग स्ट्रैंड में कि आरएनए पॉलीमरेज एक आरएनए प्राइमर से काम नहीं चलता है, तब हमें मल्टीपल प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके से आपके क्या होते हैं, बेस पेयर्स इनके बीच में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो डीएनए बनेगा, दोनों ही केस में जो बनेगा, मैं इसे थोड़ा सा हटा के दिखा रही हूँ ताकि फिर क्लियर हमें दिख जाए। तो देखो दोनों ही स्ट्रैंड में, इस वाले स्ट्रैंड में भी और इस वाले स्ट्रैंड में ही, दोनों में क्या हुआ, दोनों ही स्ट्रैंड में, ये तो आपका क्या था डिटेल में मैंने आपको बताया था, बट सिंपली अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रैंड था 5' to 3' और ये था 3' to 5'। इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो ऐसे बनेगा, और वो किस डायरेक्शन में बनेगा, वो इस डायरेक्शन में बनेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। बट होगा क्या, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि उसमें एक ही प्राइमर की ज़रूरत पड़ रही थी। स्टार्टिंग में आपको प्राइमर भी हम दिखा देते हैं, ये मान लो वो प्राइमर था स्टार्टिंग जिससे हुई थी, और बाकी ऐड होते चले गए। बट इस वाले केस में मैंने बोला था कि इस साइड 5' एंड है तो एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें मल्टीपल प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्राइमर ये है, एक प्राइमर ये है। तो इस तरीके से आपका क्या बना है, इसको क्या बोलते हैं हम,
डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। साथ ही साथ ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, देखो ये आपकी एक प्रोटीन है जो इसको होल्ड करके रखेगी। इसको बोलते हैं हम क्लैंप लोडर, ठीक है। ये क्या है आपका क्लैंप लोडर, कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, क्लैंप लोडर। और इन दोनों को आगे से होल्ड करने के लिए, ये पॉलीमरेज को आगे से होल्ड करने के लिए भी आपका क्या होता है, एंजाइम्स, एक आपका क्लैंप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपली आप इसे क्या बोलेंगे, क्लैंप, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये आपका क्या है, पूरा जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए क्लैंप लोडर लगा हुआ है। साथ में आगे से क्या है, क्लैंप लगे हुए हैं जो क्या करेंगे, इसे अपनी ही पोजीशन में जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है आपका, इससे पूरे डीएनए का जो ये आपका दिख रहा है आपको हेलिक्स का जो एक स्ट्रैंड है, इससे नीचे आ सकता है कभी भी, इसीलिए इसे अपनी जगह पे रखने के लिए क्लैंप लोडर और क्लैंप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होगा, एक डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री नीचे बन जाएगा और ये वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये बन जाएगा। तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार है। बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ये जो प्राइमेज है, प्राइमेज के अलावा कौन सा आपका एंजाइम यूज़ हुआ है इसमें मेंशन कर लेते हैं। तो फोर्थ आपका जो एंजाइम है वो कौन सा है, ये प्राइमेज के बाद किसको यूज़ किया था आपने, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या करता है आपका, बेस पेयर्स को ऐड करता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, बेस पेयर्स का एडिशन करना। इसमें अब क्या होता है, देखो डीएनए ये आपका बन चुका है, लेकिन ये प्राइमर्स जो हैं आपके, ये क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो ये प्राइमर जिन्होंने स्टार्ट किया था रेप्लिकेशन, वो क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। तो इन्हें यहाँ से हटाना ज़रूरी है। आप डीएनए के स्ट्रक्चर में आरएनए को रख ही नहीं सकते। यहाँ पे आरएनए ने क्या काम किया था, केवल एक इनिशिएशन का काम किया था, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था। अब क्योंकि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इस वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन चुका है, इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन चुका है। तो ये जो आरएनए प्राइमर आपको दिख रहे हैं रेड कलर से जो हमने डिनोट किए हुए हैं, इनका यहाँ से हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको हटाने के लिए ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये आपको जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिख रहा है, ये क्या होता है आपका, बहुत ही मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है। ये क्या करता है, आपको इनको यहाँ से जो ये आरएनए प्राइमर हैं, इन्हें यहाँ से रिमूव कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे मैं वैसे ये डीएनए पॉलीमरेज का ही काम है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, ये जितने भी आपको प्राइमर्स दिख रहे हैं ये यहाँ से हट जाएंगे और इनके बीच में क्या बन गया, अब गैप बन गया। और इन फ्रैगमेंट्स को, जो आपको प्राइमर को हटाने के बाद जो आपको फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये जो फ्रैगमेंट हैं, फ्रैगमेंट को क्या बोलेंगे आप, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। प्राइमर को हटा दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं थी। अब जो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बने हैं, इनके बीच का जो गैप है, इसे कौन फिल करेगा, ये गैप को भी डीएनए पॉलीमरेज ही फिल करेगा। ध्यान रखना, इनको हटाया भी इसने, इसके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है उसे भी कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज ही फिल करेगा। इसका टाइप आता है डीएनए पॉलीमरेज 3, वो क्या करता है, इस गैप को फिल करेगा। और इस गैप को फिल करने के बाद इस तरीके से देखो वो गैप फिल हो जाएगा, डेफिनेटली ये गैप फिल होगा। बट बीच में कहीं पे क्या होंगे, इस तरीके से निक्स बन जाएंगे, ठीक है। निक्स और गैप के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। गैप क्या था, जब स्पेस छूट गया था, लेकिन जब ये क्या हुआ, स्पेस भरा, तो बीच में छोटे छोटे से क्या बन गए, निक्स बन गए, जैसे आप गांठें बोलते हैं ना, वो बन गई हैं। अब क्या होगा, एक एंजाइम अब यहाँ पे जो यूज़ होने वाला है वो लास्ट एंजाइम है आपका, जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये आपका एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो इन निक्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और पूरा आपका जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रैंड एक तैयार हो जाएगा, क्योंकि डीएनए लाइगेज ने क्या किया, जो बीच में निक्स थे उसे हटा दिया। तो ये जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही सेम बना होगा, और ये जो निक्स बने ये हट गए, और तो दो स्ट्रैंड आपके पूरे के पूरे तैयार हो गए, जो एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ,
डीएनए क्या हुआ, ये आपका डीएनए था, डीएनए सबसे पहले क्या हुआ, अनवाइंड हुआ, ठीक है। अनवाइंड होना मतलब ओपन होना। अनवाइंडिंग के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो ये आपको दिख रहा है, इसने क्या किया, डीएनए को ओपन किया, अनवाइंड किया। तो ये ओपनिंग की वजह से पीछे साइड में आपका जो डीएनए का ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या पड़ता है, आपका स्ट्रेस पड़ता है, और स्ट्रेस पड़ने की वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो जाती है। मान लो डीएनए ऐसा था, डीएनए में मान लो 3 कॉइल थे, इसके बाद क्या होगा, बहुत सारे कॉइल्स आ जाएंगे इस तरीके से। देखो, इसे बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो यहाँ पे जब हेलिकेज इस साइड ओपन कर रहा होता है, पीछे की तरफ ये क्या करता है, इस टाइप से क्या करता है, सुपर कॉइलिंग करा देता है, नॉट्स बन जाती हैं। तो उसी को रोकने के लिए एक एंजाइम यहाँ पे अवेलेबल था, जिसे आपने क्या बोला, डीएनए गायरेज एंजाइम। ये क्या करेगा, ये टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज है, ये इस चीज़ को होने से रोकता है, ठीक है। बस इतना आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हेलिकेज ने स्ट्रक्चर को ओपन किया था, आपको पता चला कि 2 स्ट्रैंड आपको मिले। एक स्ट्रैंड क्या था, 5' to 3', तो ऑब्वियसली दूसरा इसके एंटी पैरेलल रन करेगा, तो कैसा होगा, 3' to 5'। तो दोनों में अब क्या होना है आपका, सिंपली क्या होना है आपका, सिंथेसिस स्टार्ट होनी है, रेप्लिकेशन होना है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले कौन आता है, आपका प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज का नाम ही क्या होता है, आपका इनिशिएशन का काम करता है। ये इनिशिएशन कैसे करेगा, जैसे ही प्राइमेज आके स्ट्रैंड से जुड़ेगा, यहाँ मैंने नीचे नहीं बनाया हुआ है, केवल इसमें आपको बताया, आप समझ जाएं, दोनों में वही प्रोसेस होनी है। तो जैसे ही प्राइमेज आएगा, प्राइमेज क्या करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉलीमर बनाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इस स्ट्रैंड में हम दोबारा से इसे कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से पता लग जाए। ये आपका प्राइमेज आया, प्राइमेज क्या किया इसने, प्राइमेज ने एक छोटा सा आरएनए का आपका मॉलिक्यूल दे दिया, छोटा सा सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑब्वियसली कैसा होगा, देखो इस सीक्वेंस में भी क्या होगा, कुछ और थोड़ा ना होगा, ये केवल बेस पेयर ही तो होंगे, ए जी, मान लो ए जी था, टी था, ठीक है, ये बेस पेयर्स अवेलेबल थे। तो इसके बाद हुआ क्या, ये जो आपके बेस पेयर्स हैं, अब इन्होंने इनिशिएट कर दिया है। अब दूसरे एंजाइम का यहाँ पे रोल आ जाता है, वो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट इसकी आप पोजिशनिंग देख लो, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा क्या रहता है, आगे से क्लैम्प से आपका क्या होता है, कवर होता है, और पीछे से किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका क्लैम्प लोडर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का काम किया है पॉलीमरेज को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखना, कहीं ये नीचे ना आ जाए, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज का और एक खासियत हमने बोली थी, ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड को कौन से एंड में देता है, 3' एंड में। तो अगर ये वाला 5' to 3' है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री नीचे बनेगा वो कैसा होगा, 5' यहाँ होगा और 3' यहाँ होगा। यानी कि ये जो प्राइमर बना है, ये इसका 5' एंड है, ये 3' एंड है। तो आसानी से आपका क्या होगा, यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे बेस पेयर। जबकि नीचे वाले के केस में हमने क्या बोला था कि जो आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, उसका 3' एंड बाहर की साइड है और 5' अंदर है। तो डीएनए पॉलीमरेज 5' एंड को, ये जो आपका 5' एंड होगा, 5' एंड को तो नहीं दे सकता, इसीलिए हमने क्या किया, एक प्राइमर की जगह हमें बहुत सारे प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ी। ये एक प्राइमर था, यहाँ पे एक दूसरा प्राइमर आया, हुआ क्या, अब 3' एंड मिल चुका है, तो आसानी से क्या होगा, 3' 5' के बीच का गैप फिल हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हुआ, पूरा दोनों स्ट्रैंड बन गए। लीडिंग स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक ही प्राइमर की ज़रूरत पड़ी, जबकि आपका लेगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ी। ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फाइनली जब दोनों स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार होगा, तो उसके बाद जो बीच में आपके ये प्राइमर जो यूज़ हुए थे, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ से हटेंगे। हटाने का काम भी कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। इनको हटा के इनकी जगह का जो स्पेस है, अगर ये प्राइमर हटे, इनकी जगह का जो ये खाली स्पेस बचा है, ये कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज ही फिल करेगा। और जब ये स्पेस फिल हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा, जो बीच में आपके निक्स बन जाएंगे, ठीक है, थोड़ा छोटे छोटे से क्या बनेंगी, गांठें सी बन जाएंगी। उन्हें हटाने के लिए कौन आएगा, डीएनए लाइगेज, वो पूरी तरह से उसे ज्वाइन कर देगा। और इसका ये एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड तैयार हो चुके हैं। ये एक स्ट्रैंड तैयार हुआ, इसी तरीके से दूसरा स्ट्रैंड भी पूरा तैयार हो गया, और ये ऑटोमेटिकली क्या बना देंगे, हेलिक्स बना देंगे। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ये दोनों आपस में मिलके ऐसे हेलिक्स बनाएंगे, और ये वाले मिलके भी इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म कर देंगे। तो ये पूरा आपका क्या था, डीएनए रेप्लिकेशन।
हालांकि एंजाइम्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, तो इन एंजाइम्स को आप वन बाय वन इनके स्टेप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये है आपका आज का टॉपिक जो हमें कवर करना था, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से आपका डीएनए रेप्लिकेट होता है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम इसके बाद की स्टेज को देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद अब डीएनए तो बन गया है, इसके बाद आपकी प्रोटीन कैसे बनेगी। डीएनए बनना इनफ नहीं है, डीएनए बना ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए जो इंडिविजुअल फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। तो उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन जो कि आपका क्या है, जिसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू।